Hello बच्चों, today I am discussing about to you next topic impulse of class 11. प्रीवियस वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशन में जो स्टार्ट किया था उसकी प्रूफ कैसे करते हैं ये सब पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक भी बोर्ड में शायद मुझे लगता है डाल दिया, लेकिन पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स क्या है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स का सिंपल सा मीनिंग कैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। जैसे कि ये बोर्ड है यहाँ पर और सडनली इसका आप ऐसे करते हैं, तो जैसे आपने इसको ऐसे हिट किया तो लार्ज फोर्स लगा फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो इम्पल्स होगा। लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। जैसे कोई नेल है आपके पास, कोई हैमर है और उस हैमर से आप नेल को ऐसे ठोकते हैं इस टाइप से, तो उसके जो टॉप होता है उस पर जो हैमर लगता है, तो हैमर और उसका टिप जो ऊपर वाला पॉइंट है, टॉप इसकी जो कैप है, तो इसके बीच में जो टाइम होगा बहुत कम होगा और ये फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये लार्ज फोर्स सडनली किसी ने आप क्लास में खड़े हैं और किसी टीचर ने फ्राक जैसे आपको थप्पड़ लगा दिया, तो एकदम सडनली एक फोर्स लगा आपके फेस पर, बहुत ज़्यादा फोर्स था और उसका जो टाइम था लगने का बहुत कम था। सो वी कैन से दैट दिस इज इम्पल्स। लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, या फिर कोई आदमी ऊपर से ऐसे नीचे गिर गया, पटाख से ऐसे नीचे पड़ा, तो जैसे फर्स्ट पे गिरता है एकदम से उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एक्शन लगा, लार्ज फोर्स लगेगा, बहुत ही कम टाइम के लिए ये इम्पल्स होता है। सो इम्पल्स सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लार्ज फोर्स एक्टिंग for a short time, large force acting for a short time। यहाँ पर ये एवरेज फोर्स लिखा होगा, या फिर इसको लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स multiply product of average force and time duration, जो स्मॉल टाइम होगा ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिख सकते हैं, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए आप dt यूज करते हैं, ज़्यादा बेटर यूनिट यहाँ से निकाल लीजिएगा। सो यहाँ से ये चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो मैथड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एफ इंटू डी टी से आप क्या समझते हैं, एफ इंटू डी टी जैसे कल हम बता रहे थे आपको न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम टी माइनस एम यू अपॉन टी, टी मल्टीप्लाई में आ गया। सो और एफ इंटू टी क्या हो गया, इम्पल्स, तो एफ इंटू डी टी तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम टी इक्वल टू होता है इम्पल्स। इसको हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के नाम से जानते हैं, तो अगला टॉपिक हो जाएगा आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, देखिए कैसे सोल्व करेंगे आप इसको, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को। बिल्कुल सिंपल से स्टेप है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, F इज इक्वल टू dt अपॉन dt, और यहाँ पर F एवरेज फोर्स है, सो इसको लिखिएगा dt इज इक्वल टू F इंटू dt, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, मोमेंटम चेंज हुआ p1 से p2 तक और टाइम चेंज हुआ 0 से t तक, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ p p1 p2, और ये पूरा किसके इक्वल है, जी। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वी कैन राइट g इज इक्वल टू p2 माइनस p1। सो इट इज अ इम्पल्स। इम्पल्स ऑल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम, भी इम्पल्स ही होता है, तो इसको आप याद कीजिएगा। तो इम्पल्स के यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में गिवन है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक दो मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि इम्पल्स एक ऐसा रिजल्ट है जिससे हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा लाभ इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। देखिए
देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला ये इस बार लिखा हूँ, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P अपॉन T। फोर्स को कैसे रिड्यूस करें? सपोज चेंज इन मोमेंटम मान लिया 100 है और टाइम 0.1 सेकेंड। सपोज आपने एक बॉल को कैच करना है, क्रिकेट मैच खेल रहा है और आपने वो हाथ को ऐसे किया और बॉल सीधा आपके हाथ पे आया, ऐसे गिरा, आपने अपने हाथों को पीछे को पुली किया तो बॉल जैसे आपके हाथ पे हिट करता है तो एकदम से उसका जो लार्ज मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी वो एकदम से जीरो हो जाएगा और सडनली जब वो आपके हाथ से टकराएगा उसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा तो लार्ज फोर्स एक्ट होगा। देखिए फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया एमवी, ये जीरो हो जाने के बाद जो आपने 0.1 सेकंड लगा मान लिया तो इसका जीरो कर दिया, मतलब 1000 न्यूटन 1000 न्यूटन फोर्स आपके हैंड पर एक्सर्ट हुआ। तो आप क्या चाहते हैं कि फोर्स कम लगे, बॉल को आप इजीली कैच कर पाए। तो जैसे ही बॉल आपके हाथ से टकराए, अगर हाथ आप पीछे को ऐसे खींच लेते हैं, पीछे बैक में लेके जाते हैं, तो जैसे ही बॉल आपके हाथ पे टकराए, हाथ आपने पीछे को ले लिया तो उस केस में टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर टाइम इंक्रीज कर लिया आपने, सपोज 0.1 की जगह पर आपने इस टाइम को कर लिया पूरा, ये मान लीजिएगा 1 सेकेंड कर लिया एग्जाम्पल, और ये पहले 1100 ही था तो अब कितना फोर्स हो गया? देखिए 10 टाइम्स कम हो गया, 100 न्यूटन लगेगा, फोर्स डिक्रीज हो गया। समझ पा रहे हैं? सो क्रिकेट प्लेयर में जब आप क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को ऐसे कैच करता है तो अपने हाथ को ऐसे टैप करता है, उसका रीजन क्या होता है? टाइम को बढ़ा रहा है, टाइम को बढ़ाएगा तो उसके इसमें उसको चोट कम लगेगा। आप जैसे कोई बच्चा ऊपर से नीचे कूद गया, ये ऐसे है, यहाँ पर चढ़ा हो और वो नीचे कूद गया ऐसे, और यहाँ पर तुरंत पुल आउट हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा चोट लगेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन रखते हैं तो गद्दा रख दें और ये बच्चा इसमें ऐसे कूदा, ये देखिए ऐसे कूदा, इसमें कूदा तो ये नीचे को दब जाएगा ऐसे, तो जब वो इसको टच होकर नीचे को दबेगा तो उसमें टाइम इंक्रीज होगा, और जब टाइम इंक्रीज होगा तो उसकी ऐसे फोर्स कम एक्सर्ट होगी और उसको चोट कम लगेगी, इंपल्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपल्स को रिड्यूस करने के लिए, मतलब फोर्स कम करना होगा, उसको टाइम को बढ़ाना होता है। सो दिस इज अ इंपल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है mlt-1 और इसका यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, जो आप सोल्व कर लेंगे, सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर इसके दो पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड। मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स by graphical method। देखिए कैसे करना होता है। सपोज कोई चीज़ है, ये मेरा हैंड ले लीजिएगा, कोई चीज़ ऊपर से आपको गिरी, कांस्टेंट फोर्स लगा हर पार्ट पे, कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर पहला इसका पार्ट है when constant force act on a body, when a constant force act on a body। कांस्टेंट फोर्स आपने अप्लाई किया है, देखिए मैंने जैसे कि एग्जाम्पल है, बिल्कुल ऐसे दबा दिया इसको तो हर पार्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगती है, तो उसका जो ग्राफ आएगा ये एफ पर लिख लीजिएगा और इधर टाइम पे, तो कांस्टेंट फोर्स लगती है हर टाइम पे, टाइम जीरो तभी कांस्टेंट। तो उस केस में कोई भी पार्ट देखिए यहाँ पर जो आप इम्पल्स निकालना चाहते हैं तो सिंपल एक्टिविटी एरिया अंडर द ग्राफ अगर कर लेंगे तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ एक्टिविटी करके निकालेंगे। सपोज मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स कर दिया एवरी टाइम, टाइम बढ़ता है लेकिन फोर्स कांस्टेंट है, तो इम्पल्स भी कांस्टेंट लगेगा एक्टिविटी। नेक्स्ट वन, where the variable force act on a body, variable force act on a body, when a variable force
पता नहीं कैसी वीडियो जाती होगी, बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ बेटर सीख सकें। तो इसमें कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि इसको ब्रेक कर लिया जाएगा। जब आप मिलेंगे तो दोबारा बता देंगे, रिवाइज करा देगा हम एक बार सारा सीख जाए। सो वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोचो जरूर। हाँ, एक आइडिया आया मेरे माइंड में। जैसे मान लिया कि ये मेरा हैंड है और इधर से गाड़ी का कोई पहिया, जैसे कोई गाड़ी है और वो रोल आउट करते हुए, देखिए ये मेरा हैंड है और यहाँ पर आप बाजार में जा रहे हैं और ये ऐसे हैंड रखा हुआ है और सडनली कोई गाड़ी का पहिया इसके ऊपर चढ़ गया। तो जब चढ़ना स्टार्ट हुआ कम फोर्स लगेगी, और जब ये गाड़ी का पहिया पूरा हाथ के ऊपर चला जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत लार्ज हो जाएगी। और जब ये धीरे धीरे नीचे उतरेगा, आगे मेजर कर सकते हैं क्या होगा। कोई पहिया चढ़ा, स्टार्टिंग में कम एकदम से बीच पे आ गया, पूरा प्रेशर लगेगा, जोर लगेगा, आप रोने को हो जाओगे और वो उतर जाएगा, फिर किलकी लगेगी हाथ से। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का वेरिएशन कैसा रहा। वेरिएबल फोर्स है, पहले कम लग रही थी फिर ज़्यादा, तो पहले कम और फिर एकदम से पीक पर पहुँच गई फिर घट गई। वेरिएबल फोर्स की टाइम जीरो से लेके कितना हुआ एफ एंड टी, समझ पा रहे हैं। सडनली टाइम पे गाड़ी को नहीं चढ़ गया, मोटरसाइकिल फिर बाजार में जाने भीड़ हो रही है, तो कितना फोर्स लगेगा जब बिल्कुल टाइम पे टॉप पे हो। तो यहाँ पर कोई भी सेगमेंट ले लीजिएगा, उसका काट के निकाल लीजिएगा, बस इंटीग्रेशन कर लो 0 से t तक एफ इंटू टी टी स्मॉल टाइम के काट लो, कहाँ से काटो, ये इम्पल्स होगा फॉर वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ तक के ये सेक्शन इम्पल्स पूरा फिनिश हो जाता है। इसको यहाँ तक करना है आपको। चलिए बच्चों, अब इसमें पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स आर गिवन। सो ये हो गया। तो आपको मैंने बताया था इफ़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्स इज़ लार्ज सो फोर्स विल बी स्मॉल। अगर हम टाइम इंक्रीज कर लें तो फोर्स कम हो जाएगा। सो देर आर सम एग्जाम्पल। क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल, so when the ball is caught the impulse received by the hand is equal to the product of force into time. So to complete the catch, by moving hand backwards the cricketer increase the time of the catch, the force exerted on his hand becomes much smaller, so it does not hurt him. उसके बाद a person falling from a certain height receive a more injures when he falls the cemented floor than he falls on a heap of sand. आप समझ सकते हैं जब सैंड पे गिरेगा तो टाइम इंक्रीज होगा और फोर्स कम हो जाएगी। ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विद द शॉकर, समझ सकते हैं बाइकों में शॉकर्स लगे होते हैं टाइम को इंक्रीज करने के लिए, जिससे फोर्स रिड्यूस हो सके, जंप वगैरह कहीं आता है। बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगीज ऑफ अ ट्रेन। आपने देखा होगा ट्रेन में जैसे बोगीज होती हैं उनके बीच में बफर्स लगे होते हैं प्लेट सी टाइप की, उनमें स्प्रिंग लगे होते हैं। अगर वो ना हो तो ट्रेन अगर सडनली रुके तो एकदम से ट्रेन ट्रैक से हट जाएगी। सो बफर की वजह से वो जर्क होता है ड्यूरिंग शंटिंग कंडीशन। सो वहाँ से वो उसको प्रिवेंट होता है जर्क से, ट्रेन बच जाती हैं, टाइम बढ़ जाता है। चाइना वेयर्स आर पैक्ड टू इन स्ट्रॉ पेपर बिफोर पैकिंग। जैसे आप प्लेट्स या कोई भी क्रॉकरी का सामान लाते हैं बाहर से, रेफ्रिजरेटर वगैरह लाते हैं, तो उनमें पेपर्स लगाए जाते हैं, थर्माकोल लगाए जाते हैं, जिससे कि वो चीज़ सेफ हो सके। अब बच्चों न्यूमेरिकल, एक तो एग्जाम्पल 9 NCERT, एग्जाम्पल नंबर 10, 11, क्वेश्चन नंबर 13। A machine gun fire a bullet of mass 40 gram, speed इतना। The person holding the gun can exert a maximum force 144 Newton. What is the number of bullets? तो देखिए चेंज इन मोमेंटम वाला कंसेप्ट लीजिएगा, नंबर ऑफ बुलेट n की मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से ये निकाल लो और उसको FT के इक्वल लग के यहाँ से n निकल जाएगा। 14 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं कर पाएँ तो आप उसको मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा आपको इसको। 14 क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, अगर ना हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं दोबारा इसकी वीडियो बना के भेज दूँगा। 15
और साथ में ये कुछ अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का सेक्शन करना है आपको। न्यूटन्स थर्ड लॉ, नेक्स्ट कंसेप्ट, to every action there is always equal and opposite of reaction. It's a Newton's third law. Suppose it's a body A and body B, and force on body A on B, that is FBA, और B on A FAB, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। देखिए B पर A ने फोर्स लगाया वो P होगा, और A पर B ने लगाया, A पर लगाया B ने FAB होगा। कोलिजन हुआ, पहले मूव करके आ रही थी, टकराया दोनों, तो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करती हैं। सो बहुत सारे एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ के हैं, आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल, व्हाइल स्विमिंग अ मैन पुशेस वाटर बैकवर्ड एंड ही पुश फॉरवर्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ वाटर। सो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। सो यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल irrespective nature of forces. The force of action and reaction may be mechanical, gravitational और इलेक्ट्रिक, दोनों कोई सा भी नेचर हो सकता है। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज and force of action and reaction cannot be cancel each other. No action can occur in the absence of reaction. So ये पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ से पढ़। अब बच्चों यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल आ गए। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बुक कैप्ट ऑन द टेबल। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये एक टेबल है और इस टेबल पे आपने ये टेबल बना लिया और इस टेबल पे बुक रख दिया। अब देखिए बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा टेबल। सो ये टेबल भी इस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा रिएक्शन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आर है वो -W के इक्वल होगा। तो मतलब रिएक्शन हमेशा इसके, ये एक्शन हो गया आपका, इट इज़ अ एक्शन, और ये क्या हुआ, रिएक्शन हो गया। सो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, अपोजिट फोर्स हैं। सो आप समझ सकते हैं। एक और इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, वाइल वॉकिंग वी प्रेस द ग्राउंड। जब आप चलते हैं तो वहाँ पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। देखिए जब आप चल रहे हैं तो आपने जैसे पैर को तिरछा किया, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी नीचे को, ये अप्लाइड फोर्स हो गया। तो अर्थ, ये नीचे अर्थ है, ये अर्थ हो गया। अर्थ ने भी आपके पैर पर एक फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए इसका कंपोनेंट बना रखा है। ये फोर्स जो आपने लगाया था ऐसे, ये फोर्स आपकी है, और इसका रिएक्शन जस्ट अपोजिट, तो ये आपकी बॉडी को ऊपर को लिफ्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। सो ये आपने ये एंगल थीटा बना हुआ है ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। सो इसके रेक्टेंगल कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक आर कोस थीटा आ गया और एक आर साइन थीटा। एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस कंपोनेंट की वजह से आप आगे को मूव कर रहे हैं, और ये आर साइन थीटा जो आपकी बॉडी के वेट को, जैसे मान लिया आप यहाँ पर है, ये आपकी बॉडी का वेट हो गया, ये वाला बिल्कुल सीधा नीचे mg, ये आपकी बॉडी की वेट को बैलेंस कर रहा है, आर साइन थीटा। थोड़ा समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H इज इक्वल टू आर कोस थीटा विच इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड विच बैलेंस ऑफ योर वेट mg, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी ग्राउंड। बिल्कुल समझ सकते हैं, एक्शन रिएक्शन अपोजिट जो है वो इक्वल नहीं होंगे। सो we are unable to push such a ground sufficiently hard. Number 4th, it is difficult to drive a nail into the wooden block without supporting. ये सभी एग्जाम्पल हैं इसके। ये भी एग्जाम्पल, while swimming a person pushes water his hand in the backward direction. रोटेटरी लॉन स्प्रिंकल, जैसे पानी देते हैं आप इस टाइप से, तो एक्शन रिएक्शन की वजह से घूमना शुरू हो जाता है लॉन स्प्रिंकल में। ठीक है बच्चों, आज आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, उसके न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, और प्लीज़ ध्यान रखें अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है उस न्यूमेरिकल की फ़ोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे, देन मैं आपको उसके आंसर बता दूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ यहाँ तक इसको कर लीजिएगा, कोऑपरेट करें, मेहनत करें। टाइम थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है, कोई बात नहीं, सब निकल जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।